बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह से आगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। आज 26 जून है। एक तो मंथ भी एंड होने वाला है अनम, और इसके साथ साथ वीकेंड तो होने ही वाला है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो साल है ये भी ऑलमोस्ट इख्तिताम के करीब पहुँच चुका है। आपको पता है नए साल का, नए इस्लामी साल का आगाज़ होने वाला है, तो इस सिलसिले में तैयारियाँ जो हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से जारी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर तो मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के कवी इम्कानात है। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी होगा, लेकिन अगर हम मक्का मुकरमा की बात करें तो वहाँ पर नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़ काबा यानी जिसको किस्वा भी कहा जाता है उसको तब्दील कर दिया गया है। पुराने किस्वा के सुनहरी हिस्से को 29 ज़िलहज के रोज़ नमाज असर के बाद हटाया गया, जबकि नए किस्वा की तब्दीली की बाज़ाब्ता तकरीब यकुम मुहर्रम के मौके पर हुई। जी हाँ, बिल्कुल। नया किस्वा स्याह कढ़ाई वाली रेशम के 47 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें 24 क़िरात सोने के चढ़ाए हुए चांदी के धागों का इस्तेमाल करते हुए 68 कुरानी आयात की कढ़ाई की गई है और इसका मजमूई वजन तकरीबन 1415 किलोग्राम है। तो ये खूबसूरत आपको हम दिखा भी रहे हैं जिस तरह से कढ़ाई की जा रही है, सोने का इस्तेमाल जिस तरह से की जा रहा है। और फिर जब ग़िलाफ़े काबा आयशा तब्दील होता है तो मेरे ख्याल से उसको टुकड़ों में बांटकर लोगों को दिया भी जाता है, लोगों को तकसीम किया जाता है। सही है। और इसकी तैयारी के अंदर बहुत, एक तो पूरा साल मेहनत होती रहती है और बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स भी देखी हैं जो कि उम्रा या हज करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर उनको ये सादत हासिल होती है कि वो उसके अंदर उसकी तैयारी में हिस्सा भी लेते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं। और जब उसको तब्दील किया जा रहा होता है तो डेफिनेटली वो भी मनाजिर देखने के लायक होते हैं। और जिन टुकड़ों की आपने बात की, मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो इन टुकड़ों को लेकर आते हैं और अपने घर में फ्रेम करके रख रहा होते हैं, तो बहुत ही खुशनसीब है वो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा और स्पार्को ये बता रहा है कि चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। जी हाँ, यकुम मुहर्रमुल हराम 27 जून को होगी ये कहा जा रहा है और यौम आशूर 7 जून को होने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में मुहर्रम का चांद नजर आ गया है और जाहिर है इसी सिलसिले में ग़िलाफ़े काबा को तब्दील भी किया जा रहा है। ठीक है जी, अब कुछ मौसम की बात कर लें। उसके बगैर ऐसा लगता है कि गुजारा नहीं है, जबरदस्त किस्म का मौसम चल रहा है। जब इतनी गर्मी पड़ रही थी तब हम जिक्र कर रहे थे, तब हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए थे गर्मी कब जाएगी। जब इतना सुहाना मौसम है इस्लामाबाद का, उसका जिक्र करना, शायराना मौसम है, ये कहना चाहिए। आयशा को कोई शेर की आमद हो रही है, आप कॉफी पी लें, फिर पहले अपने नाज़रीन को। नहीं, आमद मौसम इकबाल को हो गई थी, लेकिन मुझे याद आ रहा है, चलें सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा, वो कुछ इस तरह से है कि हुआ खैमजन कारवाने बहार इरम बन गया, मैं भूल गई आगे खुद ही बना दिया, इरम बन गया दामने को साथ, ये बन गया। ये इकबाल ने कहा था, तो मैं इकबाल की शेर व शायरी जो है ना उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इस्लामाबाद का मौसम खूबसूरत है। प्री मानसून जारी है। पंजाब की बात करें तो इसके समेत मुख्तलिफ इलाके जो है यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। इस्लामाबाद की बात कर लें, रावलपिंडी की बात कर लें, यहाँ पर सुबह सवेरे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। और आज सुबह जब मैं ऑफिस आने के लिए घर से बाहर निकली हूँ तो क्या खूबसूरत जो एक हवा थी ना उसने मुझे छुआ और दिल का मौसम जो है ना वो दिल का मौसम खूबसूरत हुआ और फिर दिल किया कि गाड़ी का रुख पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी हम इस्लामाबाद फिर हम ऑफिस में आए। ठीक है जी, इस्लामाबाद के अलावा भी कई इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में भी बारिश हुई है। लाहौर का इलाका हरबंसपुरा है, सब्जाजार है, इकबाल टाउन है और ताज बाग है जहाँ पर बादल बरसे हैं। इसके अलावा फैसलाबाद, शेखुपुरा और सरगोदा भी उन इलाकों में शामिल है, उन शहरों में शामिल है जहाँ पर मूसलाधार बारिशें इस वक्त चल रही है। पता है ना, मेरा पिंड है, जब लाहौर की बात होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, अगर कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो अपडेट्स आ रही हैं कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन ओवरऑल कराची के अंदर अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के में भी हर जगह पर बारिश नहीं हुई है। लाइक मेरा जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ मेन इस्लामाबाद सिटी में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। पिंडी के कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है और वहां पर तो सूरत हाल कुछ खराब होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन अब कुछ सियासी मंजरनामे की तरफ भी कहाँ हो सकती है बारिश और कहाँ का अलर्ट जारी किया गया, इसके बारे में आपको बताएंगे। आगे पूरा हमारा एक सेगमेंट है इसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या तब्दीली है, इस पर बात कर लेते हैं। एक मरतबा फिर से हमें नई सफबंदियां नजर आ रही हैं जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया और ये फैसला न सिर्फ कश्मीर की सियासत में तब्दीली की अलामत है बल्कि कौमी सतह पर भी पीपल्स पार्टी के फैलते हुए असर रसूख को जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, ये है कि इत्तलात आ रही हैं कि जहांगीर तरीन भी अब वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मुमकिना तौर पर वो
बिल्कुल, और मुमकिन तौर पर उनके साथ कई और भी पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं वो भी उनके साथ जा रही हैं। वैसे वो जब भी अब उन्होंने अपनी पार्टी भी जब बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों को वो पहले ही इकट्ठा कर चुके थे उसके लिए, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। पहले वैसे कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ये मामला सामने आ रहा है। सदर्न पंजाब से उनका ताल्लुक है ना, आपको पता है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जाएगी तब भी सदर्न पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग जो थे, शख्सियात जो थी, सियासी शख्सियात, वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जहांगीर तरीन का नाम ही आया था कि वो ही उन सबको लेकर जा रहे हैं। अब अगर ये पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या तब्दीली वही होगी जो आप और हम सोच रहे हैं? ये जान लोगों को लेकर जा रहे हैं। नय्यर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहूँगी, और ये एक नई जो शमूलियत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब की, आपका क्या ख्याल है? किस नज़र से देख रहे हैं आप उनकी इस शमूलियत को? गुड मॉर्निंग। गुजारिश है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पॉलिटिकल लोग ही शामिल होते हैं, और सरदार तनवीर साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, और उन्होंने उनका रब्ता हमारी जमात के साथ हुआ, और हमारी जमात ने भी रब्ता किया जो हमारा लोकल चैप्टर आज़ाद कश्मीर का, और फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की मोहतरमा फलियार तालपुर सभा से मुलाकात करके। फिर कल वो प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात करने गए थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जो जिसका एग्जिस्टेंस चारों सूबों में भी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी है, और मैं समझता हूँ कि ये जो किसी जमात में कोई फ़र्द शामिल होता है, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सरदार साहब शामिल हुए, तो ये ज़ाहिर करता है कि उनको एतमाद है हमारी क़यादत पे, उनको एतमाद है हमारी पॉलिसीज़ पे, वो इत्तफाक करते हैं हमारे मैनिफेस्टो से, और जो भुट्टो शहीद की दी हुई पॉलिसीज़ थी और जो बुनियाद रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन असूलों पे, उन असूलों से वो मुत्तफ़िक हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। और हमें इससे तक़वियत मिलेगी, आज़ाद कश्मीर में भी मिलेगी, और बल्कि पाकिस्तान में भी तक़वियत मिलेगी, इसलिए कि 12 सीटें जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद कश्मीर की वो पाकिस्तान में भी हैं। बुखारी साहब, थोड़ा सा ये समझाएंगे, एंड मैं आपसे लर्न करना चाहती हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। ये जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, जब भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा किसी दूसरी जमात के अंदर जाता है तो क्या नज़रियात की तब्दीली लेकर जाता है, या फिर दूसरी जमात में शामिल होने के लिए अपने नज़रियात को तब्दील कर लेता है? ये सवाल तो जो शामिल होता है उससे पूछें आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमारे नज़रियात पे इत्तफाक करता है, और इत्तफाक करके उनको कबूल करता है, मेरी क़यादत को कबूल करता है, मेरी क़यादत की पॉलिसीज़ को कबूल करता है। हमारी एक और भी जो खबरें सामने आ रही हैं अब जहांगीर तरीन के हवाले से भी, जहांगीर तरीन भी आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, आप इसको कंफर्म करेंगे, तस्दीक करेंगे इस बात की? नहीं, प्री मेच्योर अभी मैं अभी कमेंट करूंगा, ये उनका ऑफिस ही अनाउंस करेगा। लेकिन आप पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी आपने देखी थी कि जहांगीर तरीन साहब की बड़े क्लोज रिलेशंस हैं हमारे साउथ पंजाब के जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मखदूम अहमद महमूद साहब, जो साबिक गवर्नर भी हैं, और उनकी अच्छी स्ट्रेंथ भी है साउथ पंजाब में भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में ज़्यादा बेहतर सीट्स हासिल कर सकी 2018 के इलेक्शन में भी, अभी भी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल पंजाब। तो अल्टीमेटली उनकी एक स्टेटमेंट जो थी कि वो सपोर्ट करेंगे मखदूम अहमद महमूद को, लेकिन जब वो मेरी क़यादत से बाज़ाब्ता मुलाकात करके कोई अनाउंस नहीं करते तो उससे कबल तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसीजन जहांगीर तरीन साहब का और हमारे साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट का और हमारी क़यादत का होगा। राइट, लेकिन ये कंफर्म कर सकते हैं कि उनके साथ बातचीत जारी है बुखारी साहब? पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा बातचीत जारी रहती है, और हमेशा वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, वे फॉरवर्ड भी ढूंढते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
अगर सियासतदान से बात नहीं करेगा तो किससे बात करेगा? बिल्कुल ठीक। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है पॉलिटिक्स का। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे नज़रियात के बारे में कि सरदार तनवीर इलियास साहब अब उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया है, ताल्लुक़ उनका पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, तो जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हम जानते हैं कि इतनी गुंजाइश तो पाई जाती है कि इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जा सके, लेकिन अगर एक दूसरी जमात का रहनुमा आकर शमूलियत इख्तियार करता है, अपने नज़रियात के साथ आता है, चाहे वो आपके नज़रियात से इत्तफाक करे, को लगता है कि इतनी गुंजाइश पैदा कर ली जाती है कि उसकी बात को भी उसी तरीके से सुना जाए या फिर रिस्पेक्ट किया जाए जिस तरह से बाकी नज़रियाती जो लोग हैं उनको किया जाता है, या जो शुरू से एक जमात के साथ है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है? बिल्कुल, मौक़िफ़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये इख्तियार अपने एक आम कारकुन को भी देती है और जमहूरी अमल के ज़रिए उनकी बात सुनी जाती है। उस पर एग्री करना और डिसएग्री करना ये भी क़यादत की ज़िम्मेदारी, और फिर जो पार्टी में ऑलरेडी लोग बैठे हैं ये भी उनका राइट है टू एग्री और टू डिसएग्री, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिसीज़ वो जो क़यादत फाइनलाइज करती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC फाइनलाइज करती है। ठीक है। तो ये कोई जो सियासी जमात है ये कोई लिमिटेड कंपनी तो नहीं होती या कोई बिजनेस कंसर्न तो नहीं होता, ये तो पॉलिटिकल फोरम है, और जो लीडरशिप को एक्सेप्ट करे और उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे और उन असूलों पे एतमाद करे तो फिर उसको हक बनता है वो उस पार्टी में आए। फिर पार्टी में आके अपनी स्पेस वो खुद बनाता है, माजी नहीं, उसकी अपनी कारकर्दगी उस जमात में होती है, वो स्पेस बनाती है। और जो भी हमारी जमात में आता है जब वो अपनी वर्थ दिखाता है, अपना काम काज करता है, वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की फॉलोइंग्स के हवाले से बात करता है, तो ऑब्वियसली वो जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है अपनी वर्थ बनाए। तो जब वो किसी की वर्थ होती है तो लीडरशिप तो एक्नॉलेज करती है उस वर्थ को। बुखारी साहब बजट की तरफ हमने जाना, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर एक बात मैं जान लूँ आपसे। सियासी पंडित जो है ना, जब इस तरह से तब्दीलियाँ हो रही होती हैं सियासत के अंदर, एक जमात से निकलकर दूसरी जमात में सियासी रहनुमा जा रहे होते हैं, स्पेशली मैं सदर्न पंजाब को फोकस करना चाहूँगी, तो वो कुछ प्रिडिक्ट भी करना शुरू कर देते कि शायद कोई बड़ी तब्दीली जो है मुल्क की सियासी मंजरनामे के अंदर आने वाली है। तो क्या कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हमें नजर आएगा आने वाले दिनों में, या जल्दी नजर आ सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े अहम तरीन ओहदों के ऊपर हमें नजर आए? अभी भी अहम तरीन ओहदों पर है, लेकिन मजीद कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? देखिए जी, उसको मैं समझता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसको अभी कबल अज़ वक्त आपका क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर है, और डे टू डे अफेयर में डिस्कशंस होती हैं, और पॉलिटिक्स में ये कोई नजूमी की बात, कोई प्रेडिक्शन वाली बात तो नहीं है। जुस्तजू करती हैं, क़यादतें भी करती हैं, पार्टियां भी करती हैं, एंड ऑब्वियसली जब किसी जमात को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल तो ज़रूर करती है। लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव भी करती है, और जो गिवन सर्कमस्टांसेस है उन सर्कमस्टांस में समझते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेबल जो है निज़ाम हुकूमत है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी है। बिल्कुल सही। नैयर साहब, बजट के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। बजट पहले पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे काफ़ी बजट को लेकर, लेकिन अब पीपल्स पार्टी राज़ी हो गई है, बजट अब पास होने जा रहा है। मुझे बताइए क्या आपके मुतालिबात थे, क्या हुकूमत ने माने? देखिए, आज रिवाइज्ड बजट आएगा, और ये पहली दफ़ा हुआ कि मैं तो पहले भी इस पे बात करता रहा कि ये स्टैंडिंग कमेटीज़ को इफेक्टिव किया जाए। नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी तो बजट पे अपनी रिकमेंडेशन देती थी विद इन 10 to 12 डेज, और विद इन 40 डेज देनी होती हैं, वो देती है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटीज़ नेशनल असेंबली की है, उनकी रिकमेंडेशंस कैबिनेट को देखनी पड़ती हैं, और उनका डिसअप्रूवल जो है या अप्रूवल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द कैबिनेट एंड देन बाय द पार्लियामेंट है। तो आज कल हमारे जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के नेशनल असेंबली के नवीद कमर साहब, उनकी मुलाकात हुई है, और जो उनकी रिकमेंडेशन नेशनल असेंबली की हैं स्टैंडिंग कमेटी की, और जो हमारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं, वो हमने उन पे सामने रखे थे,
और हम तवक्को करते थे कि वो रिवाइज बजट में उसको लेके आएंगे और रिवाइज बजट आने के बाद ही बजट पे वोट होगा। जो पहला बजट पेश हुआ 10 को, दैट वाज प्रपोज्ड बजट जी। प्रपोज तो ये भी होगा, लेकिन इसमें उस बजट के बाद जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं, जो रिवाइज बजट आज पेश होना है और उस पर फिर वोट होगा। होपफुली ये जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हुकूमती जमात ये आपस में बैठ के कंसेंसस डेवलप करेंगे। राइट। एंड वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तारीफ भी की थी गवर्नमेंट की कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान, के उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंगेज रखा पीपल्स पार्टी को, एंड देन पीपल्स पार्टी को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी और उनको मनवाया भी है। बहुत शुक्रिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और अपना एनालिसिस और अपने तजुर्बात की रोशनी में बता रहे थे कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सियासतदान से बात करता रहे। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ हमने ऐसी रिवायात भी देखी हैं रिसेंट पास के अंदर कि सियासतदान कहते हैं कि हमने सियासतदानों से बात नहीं की। ये आगे बढ़ते हैं जी। आगे ईरान और इसराइल के मामले पर बात करते हैं। क्या पेशरफ सामने आ रही है? जंगबंदी के बाद अब मुज़ाकरात की बारी आ गई है। अमरीकी सदर ने ये इंदिया भी दिया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते हो सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर अगले हफ्ते बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई मुआहिदा भी हो जाए, लेकिन मुआहिदा ज़रूरी नहीं है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी है। अमरीकी सदर ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया, और उन्होंने कहा कि मिसाइलों ने इसराइल की बड़ी इमारतें तबाह कर दी हैं। इस बयान के बाद ना इजरायली वज़ीर-ए-आज़म थोड़े से नाराज भी दिखाई दिए। उनका नाराज होना बनता ही। अगर हम तारीख को उठाकर देखिए, अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट के अंदर कभी इतनी जुर्रत नहीं हुई, कभी किसी ने इस तरह से आकर इसराइल को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है। बट कल 2 मरतबा तकरीर की, 2 मरतबा बात की है सदर ट्रंप ने, और उनकी जानिब से दोनों मरतबा इसराइल पर काफी गुस्सा किया गया। वो कहते हैं कि मैं ईरान से नाराज हूँ, लेकिन इसराइल से उससे भी ज्यादा बात वही है। फिर समझ नहीं आती ट्रंप की। He is the unpredictable person, बहुत ही अनकन्वेंशनल सियासतदान है। उनकी जानिब से ईरान के साथ ट्रेड की भी बात की गई है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वाकई में ईरान के साथ मुज़ाकरात इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि उनके साथ ट्रेड भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से? इसी पर बात कर रहे थे। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फाइनली सीज फायर हो गया है, जंगबंदी हो चुकी है। ट्रंप इसराइल से इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? इसलिए लगे हैं कि इजराइल ने लेटर बहुत किया है। ईरान ने ऑनेस्टली इजराइल का इतना नुकसान किया है कि इनकी किसी सदियों में किसी ने नहीं किया। दे नेवर थॉट कि ईरान जो है वो इतना पावरफुल मुल्क है। एक्चुअली ईरान का ये एक दिन आना है जब अमेरिका ने और इजराइल ने हमारे पे हमला करना है। तो उन्होंने इंडिजिनस अपनी सारी प्रोडक्शन की है, वेपन एमुनिशन की, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, ये सब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके बनाए। एंड दे वर नॉट डिपेंडिंग एनी इंपोर्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इस वजह से उन्होंने बहुत ही प्लान तरीके से, जबकि उनके इन्होंने साइंटिस्ट भी मार दिए, मिलिट्री कमांडर भी मार दिए, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने शो किया कि बड़ी रेजिलेंट कौम है, नेशनलिस्ट कौम है, और ऐसे मौके पर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। और इजराइल छोटा मुल्क था। इजराइल का जो ये बड़े सेंसिटिव नुकसान किया, और जिस तरीके से ईरान ने इनके हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं और इनका जो 3-4 लेयर डिफेंस सिस्टम था सारा पेनिट्रेट किया और जाके की इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दबा की। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट चेंज्ड? एक तरफ अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है, उनकी जौहरी तनसीबात के ऊपर, फिर उसके ऊपर भी स्पेकुलेशन होने लगती है। उनका मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कहती है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी दफ्तर खारजा कहता है कि उनकी तनसीबात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फिर हम ट्रंप का जो स्टांस है ईरान की तरफ देखते हैं कि वो बहुत तब्दील हुआ है और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमें नजर आया ईरान के लिए। आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली इसकी वजह हो सकती है? देखें, ईरान मिस्टर ट्रंप जो है ना वो अप्रिशिएट करता है जो रेजिलेंट और स्ट्रॉन्ग नेशन होती हैं। पाकिस्तान ने देख लें किस तरीके से पूरी कौम ने खड़े होके इतने बड़े मुल्क को 4 घंटे में घुटने टेकने मजबूर किया। सो आज तक हर जगह पर, हर मौका पर वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। लाइकवाइज दे नेवर कुड इमेजिन कि ईरान इजराइल का इतना नुकसान उठा करेगा, जिसकी वजह से उनके प्लान तो ये था ना कि ये इसकी रिजीम चेंज कर देंगे, इसके ऑयल गैस पे कब्जा कर लेंगे, आखिर इराक की तरह इस पर पूरा कब्जा करके बैठ जाएंगे। वो उन्होंने नहीं करने दिया, जिसकी वजह ही रिस्पेक्ट ईरान के उस कौम ने
ये जो भी प्लान था इजराइल का वो खत्म करके अभी खाक में मिला दिया। राइट, दैट इज द फैक्ट, दैट इज द रीजन कि वो अब ईरान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो अब तजारत भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब सवाल भी करना चाह रही थी तिजारत के हवाले से। अभी चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है, तो इसका हम क्या मतलब समझें कि ये सैंक्शंस आने वाले दिनों में हटने जा रही हैं, इसका ये मतलब हो सकता है? बिल्कुल, देखें, जब आप कहते हैं कि हमने ईरान की तमाम न्यूक्लियर जो तनसीबात थी वो तबाह कर दी हैं, अब ईरान को जो जौहरी हथियार नहीं बना सकता, देन देयर इज नो रीजन फॉर सैंक्शंस। अब ईरान तो सबसे पहले मुआहदा यही करेगा जी, हम आपसे एक शर्त पे मुआहदा करेंगे ये न्यूक्लियर के ऊपर कि अगर आप हमारी इमीडिएट सैंक्शन दूर करें, और जिस दिन सैंक्शन दूर करेंगे ईरान विल री-इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, क्योंकि उनके पास ऑयल और गैस, और पाकिस्तान को इससे बड़ा फायदा होगा कि गैस लाइन तो पहले ही बलोचिस्तान में उन्होंने ला के बिछाई हुई है, ऑयल भी हम ईरान से लेंगे, हमें कितनी दूर से ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने यकीन करें सैंक्शन में 50% रिबेट चाहे इसके ऊपर ईरान से ऑयल लिया, क्या भार बनाया, फायदा उठाया, और उनके कमर में सुराग पहुंचा। जब डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा इंशाल्लाह, ये मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो तो अभी भी ईरान के पास मौजूद है, और ईरानी पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर कर लिया कि वो IAEA से निकलने लगे हैं, क्योंकि उनको शक है कि शायद उन्होंने जाके मुखबरी की है इजराइल को या ये जो बड़े ममालिक हैं उनको। आपको क्या लगता है कि अब वाकई में अब ईरान परसू नहीं करेगा अपनी इन न्यूक्लियर क्या कह सकते हैं एम्बिशंस को? देखें, पहला तो है कि जो एक इंटरनेशनली अलाउड है दुनिया में IAEA की तरफ से कि 3.5 या 6 ग्रेड का वो कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, ज़राअत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो तो उनको ज़रूर अलाउ होना चाहिए। और ईरान ने पहले भी गलती ये की, देखिए हमेशा याद रखें कि आप पहले खामोशी से अपने आप को एक जौहरी ताकत बनाएं और उसके बाद नारा लगाएं कि हम इंडिया, इराक को, इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका को ये खत्म कर देंगे। अगर पहले आपने बनाया नहीं है और आप इस तरह की नारेबाजी करेंगे, मुझे बताएं आपको कौन बनाने देगा? बिल्कुल, दैट्स ईरान हैज सफर्ड। ईरान को चाहिए कि अभी भी अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखे, अब बाकी मिडिल ईस्ट से भी ताल्लुकात अच्छे रखे, अपना काम करता रहे। जैसे पाकिस्तान ने देखें खामोशी से जब ये वॉर चल रही थी, अफगान और रशिया वॉर चल रहे थे, उस दौरान में पाकिस्तान ने फुल थ्रॉटल पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रखा, बना लिया। और यानी कुछ लर्निंग्स ईरान के लिए भी हैं इस सारी सूरत हाल के बाद। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ईरान के हवाले वो बात कर रहे थे कि कुछ अब ईरान को भी इस सारे मामले पर सीखना चाहिए, मौशी तौर पर किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, पाबंदियां जो है वो किस तरह से हटवानी है और दुनिया के साथ किस तरह से ट्रेड करनी है। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान में भी जो सियासतदान है ना उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि लगता है ऐसा कि हमारे सियासतदान जो है वो सीखते नहीं है। बहरहाल जी, हमने कोशिश की कि हम अपनी नेशनल पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करें। इसके अलावा दीगर अहम टॉपिक्स हमारे पास हैं, बड़े अहम मेहमानों से आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बड़ा ही अहम मसला आज हमने एक और डिस्कस करना है और जिसकी शुरुआत हम चलें कर लेते हैं बायो हैकिंग से। अब ये बायो हैकिंग क्या है? ये एक जदीद तस्वुर है और इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिस्मानी और जहनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए साइंसी मालूमात, जदीद टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा के मामूलात का इस्तेमाल करें। और ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक साइंसी हकीकत है, और इसे अपनी ग़िज़ा में तब्दीली, वर्जिश का ख़ास तरीक़ाकार, मेडिटेशन या फिर नींद के मयार को बेहतर बनाना। और आज भी हम जो टॉपिक हमारा मेन है वो नींद क्यों डिस्टर्ब होती है, इसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, इन सारी वजूहात पर आज हमने आयशा बात करनी। अच्छा, बायो हैकिंग नाम से ही जाहिर है कि ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक टर्म है, या फिर हम कह सकते हैं कि जेनजी की टर्म है कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को ना बेहतर बनाना है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, लेकिन आपने दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना और आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं? उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी तहकीक के मुताबिक हमें पता चला वो नींद है।
अब क्या वाकई में नींद ही है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि नींद के बगैर अगर नींद सही नहीं है आपकी, आप इंसोम्निया का शिकार हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आपकी बीमारियाँ कई लग जाती हैं, दैन मोटापा जो है वो भी इसकी एक रीज़न बन जाता है। अब इसको रीसेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बटन तो कोई है नहीं, तब्दीलियाँ कौन कौन सी हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आनी पड़ेंगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे नफ्सियात हैं डॉक्टर राबिया असगर साहिबा। हम क्या है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा में ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आज इनवाइट करने का और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने। ग्लैड टू हैव यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बायो हैकिंग, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा फोकस तो यही होगा कि हम नींद को डिस्कस करें, लेकिन और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन अगर आप कर दें मुझे। देखिए, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको अगर आप मॉडिफाई करें, वही चीज़ें जो हम रोज़मर्रा के मामूल में करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम स्ट्रीमलाइन कर लें। जिस तरह से अगर हम अपनी नींद को, सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नींद को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि आपने एक मशहूर कहावत है सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आप अपनी नींद को रात के शुरू के जब औकात होते हैं उसमें एडजस्ट कर लें, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसके साथ एडजस्ट हो जाता है और आपके बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स वो एड्रेस हो जाते हैं। आपको एंजाइटी के, डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स वो कम हो जाते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नींद की, जिसके ऊपर हम अभी आगे बात भी करते हैं। और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ड्यूरेशन स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स एडल्ट में होना चाहिए, और वो भी ऐसी नींद होनी चाहिए जो कि आप मतलब बगैर किसी डीप स्लीप, हाँ एग्जैक्टली डीप स्लीप हो, बार बार आपकी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा आप रोज़मर्रा मामूल में अगर एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में। लोगों के अंदर एक कंसेप्ट है, शाम में जिम करते हैं, बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम अपना एक्सरसाइज का कर लें, 30 to 40 मिनट्स बेशक, उसको कंसिस्टेंट रखें, तो इससे भी आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है। तीसरा चीज़ हमारी जो डाइट है, डाइट में हम बहुत सारी इस तरह की गलत चीज़ें खाते हैं और पीते हैं, जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे कि कैफ़ीन का इंटेक, आई अंडरस्टैंड कि कैफ़ीन बहुत ज़रूरी है इंसान को, माइंड को अलर्ट करने के लिए, लेकिन अगर हम उसको बहुत एक्सेसिव यूज़ करेंगे, जिस तरह से हम एनर्जी ड्रिंक्स की फॉर्म में, कॉफ़ी की फॉर्म में, चाय की फॉर्म में, किस हद तक इस्तेमाल करें तो वो नुकसानदेह नहीं है? मैं तो जो रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली जब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप मॉर्निंग में 1 कप चाय का या कॉफ़ी का ले लें। यानी बायो हैकिंग जो है उसके अंदर सबसे पहले नींद है, देन आपकी एक्सरसाइज है, देन आपकी डाइट है, एंड देन मुझे लगता है कि आप सोचते किस तरह से, अपने आप से बात कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम नींद को फोकस कर लेते हैं ज़रा। इंसोम्निया जो है, इसकी क्या रीजंस होती हैं कि अभी तक पता चल पाई हैं, और आपके पास जितने पेशेंट्स आते होंगे उनके अंदर कितना ज़्यादा ये मसला होता है इंसोम्निया का? पहले तो मैं थोड़ा सा इंसोम्निया के बारे में बता दूं। बेख्वाबी बेसिकली ये नींद की एक बीमारी है। इसकी 2 इकसाम हैं, एक प्राइमरी इंसोम्निया है और एक सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया बगैर किसी स्ट्रेस के हो सकता है कि आप अपनी स्लीप हैबिट्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन जो सेकेंडरी इंसोम्निया है उसके साथ कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कुछ लोगों को सांस की तकलीफ़ है, किसी बॉडी में किसी जगह पे पेन है, जिसकी वजह से सेकेंडरीली इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया में ये होता है कि आपको या तो नींद आने में दिक्कत महसूस होती है, या आपकी बार बार आँख खुलती है, या सुबह के टाइम आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मतलब आपकी नींद करते भी आप रात में लेट हैं और उठते भी सुबह जल्दी। अच्छा, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो पूरी रात नहीं सोते एंड देन सुबह उठ के, जब सुबह हो जाती है तो सोना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें इंसोम्निया हुआ है? क्या वो वाकई में इंसोम्निया अपनी नींद पूरी करके क्या वो वाली नींद पूरी कर सकते हैं जो रात का टाइम होता है? देखिए, वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता रही थी कि उससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो इंसान के ब्रेन में और बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट किया है, उसके हिसाब से आपको 9-10 बजे मेलाटोनिन की जो सिक्रेशन है वो पीक पे पहुंच जाती है और आपको उस टाइम पे सो जाना चाहिए। अगर आप नहीं सोते तो उसकी सिक्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, कॉर्टिसोल की सिक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, उससे आप सो तो जाएंगे 12 बजे के बाद, लेकिन वो इतनी रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होगी। बेशक आप अगला पूरा दिन सोते रहें, लेकिन आपको वो लेवल ऑफ फ्रेशनेस और साउंड स्लीप उसका वो मुतबादल नहीं हो सकती, रात की नींद का मुतबादल नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसका क्या इलाज मौजूद है इंसोम्निया का? क्या थेरेपीज की जा सकती हैं या फिर दवाइयों के ऊपर ही जाना पड़ता है? जी, इंसोम्निया का बेहतरीन इलाज मौजूद है अगर उसको किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो आप सेल्फ हेल्प टेक्निक्स पे आएँ। आप खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो आप अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लॉन्ग टर्म में। स्पेशली आजकल टीनेजर्स जिस तरह से मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ है। यही पूछने वाली थी कि गैजेट्स का इस्तेमाल इसमें कितनी बड़ी वजह है नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होने में? पहले तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिसमें स्क्रीन टाइम को कम करना,
इसके अलावा अपनी स्लीप यू थिंक कि हमारे कंट्रोल में रह गया है, मेरे ख्याल हमारी से रह गई है इसके अंदर। हम बड़े तो अलग, बच्चों के लिए भी वो उतना ही हमने बना दिया है कि बच्चे भी स्क्रीन टाइम रात को भी वो लगे हुए हैं तो काफ़ी देर तक जी यूज़ कर रहे हैं। उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स का रोल आता है, और आप बिल्कुल अर्ली फ्रॉम उनका जब चाइल्डहुड से स्टार्ट से अगर आप उसमें रोल प्ले करें तो फिर उनकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो आप उनको एक तो टाइम लिमिट दें, 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए पूरे दिन का, और स्पेशली जस्ट बिफोर बेड टाइम। ये बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये सब के लिए, बड़े बच्चों अच्छा के लिए मेमोरी पे बिल्कुल। कितना इफेक्ट आता है इसका? देखिए, जब आप मेमोरी लॉस का इशू मुझे लगता है कि मुझे भी है, शायद हर बंदे को लगता है उसको है, मुझे तो है, लेकिन ये कितनी बड़ी रीज़न है इसके लिए? मैं कौन हूँ अनम? आयशा यहाँ तक पता है मुझे। देखिए, जब आप लेट नाइट मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन टाइम होगा आप एक्सेसिव, और इसके अलावा आप सो भी नहीं पा रहे होंगे, माइंड में भी बहुत सारी थॉट्स चल रही होंगी, तो आपका एंजाइटी का, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। एक तो उस वजह से भी आपकी फोकस में, कंसंट्रेशन में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में इफेक्ट आता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म भी आपका डिमेंशिया का रिस्क भी बढ़ जाता है अगर आप स्लीप को जो है प्रायोरिटाइज नहीं करते। और इसके साथ अगर आप स्लीप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो आप फिर जल्दी पे तेल का काम करते हैं, मजीद आपको जो मेमोरी का डिक्लाइन हम शुरू हो कितना जाता है। फॉर ग्रांटेड लेते हैं नींद को, लेकिन जब मैं डिस्कस कर रही होती हूँ यहाँ पर बैठ के, हमारे जितने भी गेस्ट्स आते हैं, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, वो बताते हैं कि भाई नींद तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अच्छा, किसी को इंसोम्निया नहीं है, कोई और मसला भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको डिस्टर्ब नींद आ रही है, बार बार आप उठ रहे हैं, आपका दिमाग ऐसा लगता है जाग रहा है, समटाइम्स आपको फील होता है कि आपका दिमाग जागता रहा है पूरी रात, अच्छी नींद के लिए फिर क्या किया जाना चाहिए देखिए, वो विदाउट मेडिसिन? स्लीप हाइजीन है जो कि एक प्रॉपर, हम इसको कहते हैं कि थेरेपी का हिस्सा है, इसको फॉलो करना चाहिए। स्लीप हाइजीन में आप डेली का अपना एक स्केड्यूल सेट करें स्लीप का, और उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वीकेंड है, चाहे कोई भी गेस्ट आ गए, लेकिन आप एक स्लीप का पैटर्न डेली का फॉलो करें। जिस तरह रात में 10 बजे आप सो जाएं और सुबह में 6 बजे आप उठ जाएं, ये बेस्ट टाइम है। इसके अलावा आप वो सारी चीज़ें अवॉइड करें जो आपकी स्लीप को ख़राब करती है, जिसमें आपका एक तो ये स्क्रीन टाइम है, गैजेट्स हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं, आपको मजीद स्ट्रेस होता है। हाँ, मैं ये कहने लगी कि ओवर थिंकिंग इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आप अकेले हैं तो आप सोच रहे हैं, एक टॉपिक पे सोच रहे हैं, और फिर नहीं आपका दिमाग निकल रहा उसमें से। वो जो ओवर थिंकिंग है उसको अवॉइड करने के लिए अपने आप को कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में बिफोर बेड टाइम, उसमें वो क्या हो सकती हैं? 2-3 अगर आप बता दें तो। एक तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अगर आप अपने तौर पे इसको सीखना चाहें, वैसे बहुत उस पर सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है, आपने बस लंबा और गहरा सांस अपने अंदर लेके जाना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक्सहेल करना है। एक तो ये चीज़ है जो आप 8 से 10 मिनट अगर रात में करते हैं सोने से पहले, तो उससे आपकी माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, बॉडी भी, और आपको एक अच्छी साउंड स्लीप आती है। इसके अलावा आप वो सारी चीज़ें जो ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करें, जिसमें कैफ़ीन इनटेक है, और इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई एक वार्म कप ऑफ मिल्क ले लें, वार्म शावर ले लें। चाय के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों? मैं यही सोच रही हूँ, मैं उठाना चाह रही थी अपना कप, लेकिन डॉक्टर साहब आप यहाँ की बच्चा ही नहीं पी रही अब। वो ऑफर कर रही थी, मैंने इसीलिए अवॉइड किया। इसलिए आपको अच्छी नींद आती होगी। बट थैंक यू सो मच, आपने जबरदस्त टिप्स जो है वो दिए हैं। तो तमाम लोग जिनकी नींद जो है ना वो आपकी अपनी वजह से खराब हो रही है, तो अपने आप को आपने खुद ही ठीक करना है। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी नींद अच्छी होगी तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त गर्मियां चल रही हैं और पिछले दिनों हमने जो गर्मी का जोर देखा है, तो हमने ये भी देखा है कि लोग बड़ी तादाद में गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने की कोशिश की। लेकिन हमने कुछ ऐसी भी खबरें सुनी, ऐसी भी वीडियोस आई, बल्कि एक स्कैंडल्स हम कह सकते हैं, कुछ इस तरह के सामने आए जिसकी वजह से हमें अफसोस भी हुआ। एंड देन पाकिस्तान के बारे में एक बहुत तो नहीं, एक बुरा इमेज जो है ना वो हम कह सकते हैं दुनिया भर में गया, कि किस तरह से अताबाद लेक जो है उसको उसमें सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा था, गंदगी छोड़ी जा रही थी। बहरहाल वो मामला तो अब सिमट चुका है, लेकिन अब किया जा रहा है और किस तरह से ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो जितने भी होटल्स हैं, जितने भी हमारे शुमाली इलाका जात है, वहाँ की खूबसूरती को वैसे ही बरकरार रखा जा सके, और वहाँ पर जो कूड़ा करकट फेंकते हैं लोग उनको किसी तरह से रोका जा सके। अगर हम बात करें ना नॉर्दर्न एरियाज की, तो स्वात है जिसमें कालाम है, नारान है, कागान, शिगर, हुंजा, चित्राल, इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में सयाह जो है वो जाते हैं सैर करने के लिए, अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में एक ऐसा मसला है, एक संगीन मसला, जिसकी तरफ आयशा ने भी इशारा किया है कि सफाई का जो नाकिस इंतज़ाम होता है, वहाँ पर जो होटल्स हैं, वहाँ पर जो
स्टे करने के लिए एरियाज हैं वो सारे, उसके जो सीवरेज है और जो फुजला है उसके निज़ाम की बहुत बुरी सूरत हाल है, नाकिस सूरत हाल है। सयाती सीज़न है इस वक्त चल रहा और इस दौरान होटल्स, रेस्ट हाउसेज और दीगर कारोबारी सरगर्मियों से जो पैदा होने वाला सीवरेज है, अक्सर हम ये देखते हैं कि बगैर किसी सफाई के बराह रास्त वो दरियाओं और इस तरह के खुले इलाकों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गंदगी है वो फैलती है, माहौलियात का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर सवालिया निशान आता है, वो शदीद मुतासिर होता है। खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पख्तूनख्वा टूरिज़्म अथॉरिटी के हबीब आरिफ साहब, जो DG खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़्म अथॉरिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे हबीब साहब आपको। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? ठीक ठाक, खैरियत? जी शुक्र अल्लाह का। हबीब साहब, अभी सीज़न चल रहा है, लोग इन इलाकों में जा रहे हैं, खूबसूरत मकामात देखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा मसला है वहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं। पिछले दिनों हमने अताबाद लेक के साथ जो होटल है उसका हमने जो फुटेज देखी, जो एक गैर मुल्की सयाह था, ज़्यादा दुख इसलिए भी हुआ कि इंटरनेशनली हमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि ये सीवरेज का मसला पाकिस्तान में है। और फिर हमने देखा ये एक नहीं है जगह, इस तरह के बहुत सारे मकामात हैं, बहुत सारे होटल्स हैं जो इस पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस मसले पे आप क्या बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, ये जो आपको फोटो में नज़र आ रहा है ये एक्चुअली ये है GB का, लेकिन हमारे यहाँ भी यही मसला है। हमारी कभी ये प्रायोरिटी नहीं रही कि हम अपने दरियाओं को साफ रखें। रूटीन में हर बंदे ने अपना दरिया या नाले में नहर में डालना होता है, ये हमारा कल्चर है। पहली मरतबा ये हुआ है हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, 2-3 सालों से हम ये करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस रही है कि हमने अभी ये तय कर लिया है कि हमने अपने माहौल को बचाना है। ठीक है, टूरिज्म का मसला अपनी जगह पे, इकॉनमी का मसला अपनी जगह पे, मजदूरी पैसे कमाने का सिस्टम ठीक, बिजनेस भी चलता रहे, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे माहौलियात को तबाह करने की कीमत पर हो। हमने अपनी माहौलियात को बचाना है, अपने इकोसिस्टम को बचाना है। रूटीन में जो घरों का होते हैं फजला वो बड़ी कम तादाद में होता है, लेकिन जो हमारे सियाहती मकामात हैं उधर जो होटल्स हैं वो बहुत बड़ा फुजला पैदा करते हैं जी। उसमें वो सॉलिड वेस्ट भी होती है और उसमें गंदा पानी भी होता है जो यूज होता है और हम दरिया में डायरेक्टली फेंक देते हैं। अभी इस साल हमने इसको बड़ा सीरियस लिए, हमने सैकड़ों हमने होटल्स को नोटिस दिए। फिर ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि बिजनेस भी चलता रहे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमने हबीब साहब देखिए, ये जो अताबाद लेक वाला ये जो एक इंसिडेंट आया सामने, ये स्कैंडल आया सामने, इसके बाद ही हमें क्यों नजर आ रही है कि ये सारी अथॉरिटीज एक्टिव हुई हैं? इससे पहले क्यों डेली बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरह से ध्यान रखा जाता है कि कहीं पर कोई सीवरेज का पानी जो है वो इन दरियाओं के अंदर तो नहीं डाला जा रहा? थोड़ा सा जरा बताइएगा, अथॉरिटी काम किस तरह से करती है इंश्योर करने के लिए कि सफाई सुथराई रहे? मैम हमारे फील्ड इंस्पेक्टर्स जाते हैं और हमारे एक्चुअली अगर अताबाद वाला जो अभी सामने है ना, लेकिन हम पे 3-4-5 साल से इस पे काम कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस एंड वी आर वेरी मच क्लियर एट आवर स्टांस। हम ये मुसलसल देखते रहे, हमारा जाते हैं, हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो रेगुलरली जाते हैं और वो चेक करते हैं कि एक होटल है तो उसके सीवरेज का सिस्टम का ट्रीटमेंट का सिस्टम ठीक है या नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने उनको SOP दी है कि जो आपका अपने TMA है उसके साथ एग्रीमेंट कर ले कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो लेटवेल वगैरह में जाती है, जहाँ भी जाती है वो TMA की फिर मर्जी है, फिर उनका काम है। लेकिन हमने हर होटल को पाबंद किया हुआ है कि TMA के साथ अपना एग्रीमेंट कर लो। 20-25 हज़ार रुपए के ही होते हैं सालाना। अगर कोई होटल खिलाफवर्जी करता है फिर क्या किया जाता है? ये जरा जल्दी से बता दीजिए। 30 सेकंड्स हैं। अभी 4 हमने सील किए हैं, नारंग की तरफ और कालाम की तरफ। और जो हम टाइम देते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना रुके, उनका मजदूरी भी ना रुके, उनके जॉब्स जो देना वो कर रहे हैं तो जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं वो भी ना रुके, लेकिन साथ हमारा जो मकसद है अपने माहौल को साफ करने का कि वो भी ना रुके। तो हम उनको 15 दिन का नोटिस देते हैं कि 15 दिन के अंदर अपने आप को संभालो, नहीं है अदरवाइज वी आर गोइंग टू सील देयर होटल्स। और जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी, अगर होटल है या रेस्टोरेंट है जो भी है। सयाहत के हवाले से अभी चूंकि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि सीजन चल रहा है, KP गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह आए तो उनको फैसिलिटेट किया जा सके? मैम हमारे 2-3 तरफ हम पूरा हम फील्ड में हैं। मैं रात को ही आया हूँ चतराल से। हमारा फील्ड स्टाफ है वो मौजूद होता है, वो सिर्फ फैसिलिटेशन रेगुलेशन के लिए। फिर मैडम ये जो हमारे मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुए टूरिज्म पुलिस,
ये रूटीन का लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, ये सपोर्ट फोर्स है। उनके पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम बगैर किसी मुआवजे के उसको हेल्प पहुंचाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे, तो उसको फिर मैनेज करना होता है। किसी होटल में किसी को और कोई इशू हो जाए, टूरिस्ट पुलिस सबसे पहले पहुंचेगी। हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हमारे पास जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे पास 100 से ऊपर बंदे हैं, उसको सबको फील्ड, अब जहाँ पे भी जाएंगे जिस किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको हमारा टूरिस्ट पुलिस नजर आएगा। और टूरिस्ट पुलिस जो हमारे बिल्कुल पुलिस के कल्चर के खिलाफ चल रहा है, वो बिल्कुल हेल्पफुल है, वो बड़ा तमीज से बात करते हैं, वो अदब से बात करते हैं, और ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट। तो ये हमने एक नया कल्चर मुतारिफ कराया है अपने मुल्क में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हमारे ये बताइएगा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने 15 दिन का आप नोटिस दे रहे हैं उन होटल्स को या उन रेस्ट हाउसेस को जहां पर इस तरह की सूरत हाल है कि वो उनका फुजला या सूरज का पानी जो है वो दरियाओं के अंदर जा रहा है। आपको लगता है कि 15 दिन के अंदर वो अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है, या सूरज का निजाम वो 15 दिन के अंदर तब्दील कर सकते हैं? ये बड़ा सीधा तरीका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कि वो अपना टीएमए के साथ कर लें। लेकिन जो हमारा जो पानी होता है, जो गंदा सीवरेज का पानी होता है, उसको 15 दिन में हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो गए कि अभी और फिंगर टिप्स ना हो। मैम, आपने प्रॉपर जो गटर सिस्टम होता है उसको छोड़ के पहले सेप्टिक टैंक बनाना होता है। वो जो 3 टायर सेप्टिक टैंक है, उसके बाद डीसी पहाड़ों में जिस तरह होते हैं डीसी टाइप के गटर वो सीधे इधर आ जाता है और खुद ही फिल्टर होके निकल जाते हैं। मैम, इस पे 15 दिन इसके लिए बहुत है, 12 दिन में भी हो सकते हैं। बड़े से बड़ा सिस्टम, लेकिन उसको पैसे लगते हैं, थोड़े से 12 दिन के अंदर उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया, हबीब आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता कैसे वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है, इंतजामिया जो है वो काम करिए नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से हम बात करेंगे मुल्क में होने वाली बारिशों के हवाले से, मौसम के हवाले से। मुल्क में मानसून का बाकायदा तौर पर आगाज जो है वो अब हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाके हैं जहां पर बारिशों का सिलसिला जारी है। इन बारिशों से जहां गर्मी का जोर तो एक तरफ टूटा ही है और मौसम भी खुशगवार हुआ है, वहीं शहरियों के लिए मुश्किलात का खदशा भी पैदा हो गया है, क्योंकि अक्सर मानसून की बारिशों में हम देखते हैं कि नशेबी इलाके वो सैलाब की जद में आ जाते हैं, शहरों में अर्बन फ्लडिंग का मसला आ जाता है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइडिंग जैसे वाकयात, कई चैलेंजेस हैं, हर इलाके के अपने चैलेंजेस हैं जो पेश आते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। लेकिन आपने कहा ना कि मौसम में गर्मी का जोर टूट गया है, तो मेरे दिल में डर भी बढ़ चुका है कि ये थोड़े वक्त के लिए होगा, दोबारा से वही गर्मी जिसको हम महसूस कर रहे थे वो दोबारा इतना ज्यादा था कि वाकई में आपको लग रहा था कि शायद अगस्त वाला मौसम जो है ना वो शुरू हो चुका है। लेकिन प्री मानसून की बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चल रही हैं, बहुत ही हसीन मौसम है। लेकिन अब सिचुएशन क्या होगी आने वाले दिनों के अंदर, क्या वाकई में खुदा न खास्ता इतनी बारिशें भी हो सकती हैं कि नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए, और क्या क्या हो सकता है और हम कितना प्रिडिक्ट करते हैं, हमारे पास कितनी सलाहियत राइट नाउ मौजूद है, कैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ NDMA एक्सपर्ट ज़ारा हसन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच ज़ारा, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त, ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्री मानसून बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, प्रिडिक्ट भी इनको किया गया था, क्या इक़दाम किए हैं अभी तक NDMA ने इस सिलसिले में? जी, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि हमने ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था, और NDMA के पास अभी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी डिज़ास्टर को, किसी भी हैज़र्ड को 6 महीने पहले जो है वो फोरकास्ट कर सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के किसी खित्ते के लिए। ठीक है। एक तो ये कैपेबिलिटी है। इसके हवाले से जो अभी मानसून का स्पेल है, इसका भी हमने 6 महीने पहले एक प्रोजेक्शन की सूरत में जो है एक मालूमात जारी कर दी थी। फिर एडवाइजरी की सूरत में हम 3 महीने पहले हमने मज़ीद डिटेल्स, यानी कि ये किन किन एरियाज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। बेसिकली NDMA जो भी थ्रेट बताता है वो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग करता है, और इसके इक़दामात के लिए काफ़ी काम हो चुका है। पिछले साल की भी कुछ सक्सेस स्टोरी है। अभी करंट स्पेल मानसून की मैं बात करूं तो हमने एक तो ये प्रोजेक्शन 6 महीने पहले कर दी थी। फिर हमने कुछ मोबाइल ऐप्स बनाई हैं। आई वुड जस्ट नेम वन ऑफ द ऐप जिसका NDMA के, जिसका नाम है पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट।
जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पे मौजूद है। उसमें ये तमाम प्रोजेक्शंस, एडवाइजरीज और जो कंफर्मेटरी अलर्ट्स हैं, ये तमाम मालूमात उसमें शामिल हैं, जो जियो टैग्ड हैं, जो लोकेशन वाइज हैं, अलॉन्ग विद दी जो भी, ताकि लोग वहाँ पे अलर्ट बिल्कुल, हो सके। और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी मौजूद हैं। कौन से इलाके हैं जो इस वक्त अफेक्ट हो सकते हैं इस दफ़ा होने वाली बारिशों से? क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू भी ज़ाहिर है, लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस है, और कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं? जी, ये जो करंट मानसून स्पेल है ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब में स्ट्रॉन्ग होगा। नॉर्थ ईस्टर्न में जो AJK के कुछ इलाके हैं, अजला हैं, KP में जो कुछ जो वसती और जो सदर्न साइड पे KP के हैं, जिसमें पेशावर है, सवात हैं, यहाँ पे लोकलाइज फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस हैं। GB में जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर ग्लेशियर ले यानी कि ग्लेशियर झीलों के फटने का ख़तरा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग होगी और जो डाउन स्ट्रीम जो नीचे विलेजेस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे जो अजला हैं, वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग, लोकलाइज्ड फ्लडिंग होगी। सदर्न साइड ये प्री मानसून के दौरान होगा? ये मैं पूरे मानसून का स्पेल बता रही हूँ। प्री मानसून में चल ठीक है। सिंध के बारे में बताइएगा। सिंध वाले बहुत परेशान रहते हैं, कराची वाले, वहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। बिल्कुल, सिंध का जो है वो इस साल बड़ा मिला जुला जो है वो पैटर्न रहेगा। बलाई सिंध में, जिसमें लाड़खाना, सखर और जैकबाबा शामिल है, वहाँ पर जुलाई के एंड में और अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी, जिसकी वजह से अगेन फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो कोस्ट लाइन पे सिटीज़ हैं, जिसमें कराची वालों के लिए भी खुशखबरी है कि वहाँ पे बारिशें होंगी, हैदराबाद और उसके साथ जो बाकी उसके गिरदो नवा के। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली जब अच्छा मौसम और बारिशें होती हैं तो साथ साथ हमारे पास जो है फ्लडिंग हो जाती है। कुछ अर्से में तब्दीली इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो देखी है, जब अब यहाँ बारिश पहले होती थी हम कहते थे खूबसूरत मौसम है, लेकिन अभी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से जो ओले पड़ने और ये जो तूफ़ान के झक्कड़ चलने का सिलसिला शुरू हुआ, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से है या फिर इसकी कोई और? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। अगर मैं आपको इस साल का जो अरेबियन सी यानी कि जो हमारा जो सी का टेम्परेचर है वो पिछले सालों की निस्बत 1.5 से ज़्यादा है। इसकी वजह से जो हवाएं हैं, जो विंड पैटर्न है, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। तो इस्लामाबाद में भी अगर आप पिछले सालों की निस्बत देखें तो कुछ मैन मेड फीचर्स भी हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन शामिल है। तो इस्लामाबाद में हमारे पास हिली एरिया भी जो हेल स्टॉर्म का हुआ है, वहाँ पे पहाड़ी इलाके और ये जो दोनों में एनर्जी और प्रेशर का डिफरेंस था, जिसकी वजह से वो हेल स्टॉर्म जो है वो बहुत इंटेंस, उसका साइज़ बहुत बढ़ चुका था। और उसने इतना डरा दिया कि जब भी बारिश होने वाली होती है इस्लामाबाद वाले सबसे पहले चेक करते हैं उनकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी, शेड में है या नहीं है। अच्छा, मैं कराची वालों की तरफ वापस आना चाहूँ। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, एक छोटी सी चीज़ जिक्र करूँगी कि ये जो हेल स्टॉर्म भी थी, ये भी NDMA ने एक दिन पहले प्रेडिक्ट की थी। हमारी इतनी शिद्दत के साथ होंगे कि लोगों की गाड़ियां तबाह हो जाएंगी। अच्छा, साइज वी कैन नॉट प्रेडिक्टेड, ठीक है, लेकिन एक दिन पहले की हेलस्टॉर्म एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, उसको आप इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब हेलस्टॉर्म की बात आती है ना तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई यालाबारी होगी, लेकिन जिनकी गाड़ियां खराब हुई है ना वो जानते हैं कि उनकी इस पर क्या सिचुएशन है। कराची वाले जो हैं, कराची की सिचुएशन जो है वो क्या रह सकती है? क्या वाकई में इतनी ज्यादा बारिश वहाँ पर हो सकती है कि वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का मसला हो जाए? एंड देन अगेन अर्बन फ्लडिंग होगी तो बारिश को किस तरह से एंजॉय करेंगे? उस एरिया के बारे में जरा मैं जी सर, मैंने पहले भी कहा है कि कराची में बड़ा मिक्स पैटर्न रहेगा। बालाई और जो कोस्ट लाइन पे सिटीज़ हैं वहाँ पे तो मामूल से ज़्यादा बारिश होंगी, लेकिन जो बाकी अजला हैं वहाँ पे दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, हीट वेव का स्पेल होगा। तो ये कुछ मिली जुली सूरत हाल जो है कब तक हो सकता है कराची में? आफ्टर मिड ऑफ जुलाई जो है, उसके बाद जो है इंशाल्लाह कराची में भी बारिशें जो होंगी। इक़दाम के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने बताया कि किन किन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं, कहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, इक़दाम क्या कर रहा है NDMA इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? हमने देखा कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आता है, बहुत सारे इलाके डूब जाते हैं, लोगों को जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। इससे निपटने के लिए NDMA क्या कर रहा है? जी सर, मैंने पहले कहा था कि NDMA सिर्फ जो है वो क्लाइमेट पिक्चर नहीं देता, बल्कि वो इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग करता है। इम्पैक्ट बेस्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर जो जो वनरेबल एरियाज़ हैं उनको हाईलाइट करता है, उनको बताता है। फिर हमारे पास NDMA मुख्तलिफ विंग्स हैं। हमारा एक विंग है जिसका नाम है प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल और एक और विंग है ऑपरेशंस। तो ये दोनों जो हैं वो सूबाई तौर पे इनफैक्ट जो DDMA लेवल तक है इनसे वेल कनेक्टेड हैं। और NDMA ने 6 महीने पहले इस साल की पूरी एक्सरसाइज इन तमाम
प्रोविंसेस को नहीं बल्कि जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें NHA, NIA जितने I was about to come there कि सिर्फ फोरकास्टिंग तो काम नहीं है NDMA या PDMA का, इसके साथ साथ ऑपरेशंस के इकदाम कैसे करने हैं, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, उस सिलसिले में क्या एडवाइजरी इंतजामिया को जारी की गई है, क्या क्या किया जाना और कैसे सारे इदारे फाल तौर पर? जी बिल्कुल, तमाम अदारे जो हैं वो NDMA के साथ सेम पेज पे ऑन बोर्ड हैं, हम उन सब के साथ वेल कनेक्टेड हैं, तमाम मशीनरीज उन सब की मैपिंग पूरी कंट्री की हुई है और वो सब स्टैंड बाय पे। तो इसके अलावा NDMA ने एक नया स्टेप लिया है जिसको हम सिमुलेशन एक्सरसाइज कहते हैं। वो हम नेशनल कल इंशाल्लाह हम दोबारा से उसकी एक एपिसोड 2 करेंगे सिमुलेशन एक्सरसाइज, जिसमें तमाम PDMAs तमाम मुतल्लिका अदारे जितने भी हैं वो मद्दू किए गए हैं और वो इतने जितने सिनेरियो हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा वो उसको प्ले करेंगे। जल्दी से बता दें कि नंबर्स पे लोग रब्ता करके बता सकते हैं हंगामी सूरत हाल के हवाले से। अच्छा, हमारा जो रिस्पॉन्स का वी डोंट हैव अ डायरेक्टली नंबर, बट हमारी मोबाइल ऐप जो है उसमें तमाम इंफॉर्मेशन है। ऑपरेशंस NDMA की वेबसाइट को देखें, वहाँ पे ईमेल ID है, ऑपरेशंस विंग है, उन सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो आप NDMA जो है इज़ क्वाइट ओपन टू एवरीबॉडी। ठीक है, और इन द एंड एक सवाल है कि रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं NDMA की तरफ से? NDMA जो है वो जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है। हमारा पूरा एक सिंडिकेट है जिसको हम नेशनल सिंडिकेट ऑन फूड सिक्योरिटी कहते हैं। उसमें पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन हुई है और उसमें जो मिटिगेशन है, वन ऑफ द मिटिगेशन फॉर द वाटर स्केसिटी एंड द फूड सिक्योरिटी इज द रेन हार्वेस्टिंग। येस, वी डू हैव मेजर्स फॉर दैट। हमने उसके लिए गाइडलाइंस, प्लान्स वो सब डेवलप। वी रियली हैव टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि आगे कहा जाता है ना, हम सुना करते थे कि अगली जंगें जो है ना वो पानी के ऊपर होंगी। राइट नाउ पाकिस्तान की जंग इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हुई है। बहुत शुक्रिया ज़ारा आसिफ साहिबा, थैंक यू सो मच। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और हम वहाँ पर स्टैंड करते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल इदारे स्टैंड करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवानी है हमने दो एक ऐसे मेहमानों से जो आपके बड़े फेवरेट हैं और सोशल मीडिया पर आप जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। दुनिया बदल चुकी है और हम सब जानते हैं कि पिछली अगर हम 2 दहाइयों की 2 डेकेड्स की बात करें तो उससे पहले के लोग जो हैं वो आज की दुनिया को देखेंगे, उनको लगेगा नहीं कि ये इसी दुनिया है, उनको लगेगा कि हॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है, क्योंकि गैजेट इस तरह के आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इस तरह की आ चुकी है और उसके साथ रिलेटेड जो करियर्स हैं वो इस तरह के बन चुके हैं और ऐसे नए नए करियर हमारे सामने आते हैं कि आप हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन आज जिन करियर्स की हम बात करें उनको आप सब जानते हैं और हर कोई बनना भी चाहता है किसी न किसी हद तक। आजकल नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया को ना सिर्फ तफरीह का जरिया समझती है बल्कि उसके जरिए बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए जा रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाकायदा अपने आप को कहते हैं कि आई एम यूट्यूबर, आई एम इन्फ्लुएंसर, या फिर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब इसके अंदर चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ की बात कर लें, इंस्टाग्राम रील्स की बात कर लें, फेसबुक पेजेस हैं, टिकटॉक्स हैं, उस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं इतने टैलेंटेड हैं क्योंकि हम भी जब बनाने की कोशिश करते हैं ना हमें लग समझ वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, हमसे वो ना हो पाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो एक मुश्किल काम है, उस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, उसका स्क्रिप्ट भी बाकायदा तौर पर लिखना पड़ता है, आइडिया सोचना पड़ता है। तो ये इसमें बहुत सारा पीछे काम होता है जो लोगों को शायद नहीं पता कि ये इस पर मेहनत कितनी हो रही होती है। ये बाकायदा अब एक करियर बन चुका है, लोग इसको एज अ करियर परसू कर रहे हैं। पहले होता था कि लोग अच्छा जी डिग्री हो गई है, एक नौकरी की तलाश में लोग जा रहे हैं, डिग्री लेके नौकरी नहीं मिलती, फिर मायूस हो जाते हैं। लेकिन अब तो आपके हाथ में फोन है, बस आपने कंटेंट लिखना है और कैमरा निकाल के तकाज़े बदल गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता है या नहीं बन सकता, ये आम सवाल है। क्या ये एक मुस्तहकम करियर है? और जो लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या रेकमेंड करते हैं उन तमाम देखने वालों के लिए जो कि बनना चाहते हैं, इस करियर को परसू करना चाहते हैं? हमारे साथ आज 2 मेहमान मौजूद हैं जो आपके बहुत फेवरेट हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं और बहुत रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू सो मच वकास एंड अली हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। अली मैं आपसे शुरुआत करूंगी। अभी आपका हम एक क्लिप देख रहे थे जिसमें आप कह रहे अली छिपकली। इस तरह का कंटेंट बड़ा मजेदार, मैंने और भी आपकी दोनों के क्लिप्स देखे हैं। ये बताएं कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? अभी जो हमने क्लिप्स देखे हैं वो तो फनी कंटेंट है, अगर फनी कंटेंट बनाते हैं तो फनी ही क्यों चूज किया? अच्छा, पहले तो आपने भी मुझे आते ही अली छिपकली कह दिया, उसके लिए थैंक यू। आपका क्वेश्चन ये था कि मैं क्यों फनी कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मैं फनी हूँ। तो ये खुशफहमी आपको खुद हुई है या दूसरों ने आपको खुशफहमी में डाला? ये अवाम ने डाल दिया।
अवाम ने अच्छा, मैं कह रहा था जो आपका क्वेश्चन था कि फ़नी कंटेंट, मैं फ़नी कंटेंट जो प्राइमरीली बनाता हूँ वो फ़नी कंटेंट होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जैसे वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जैसे अब करंटली एक सिचुएशन थी जिसमें एक जो कंटेंट क्रिएटर थी उनकी डेथ हो गई थी, उनका मर्डर किया हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में मैं काफ़ी सीरियस कंटेंट भी बनाता हूँ, लेकिन प्राइमरीली मेरा फोकस ये होता है क्योंकि बिकॉज आई एम अ कॉमेडियन, तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं फ़नी कंटेंट बनाऊँ। और जिस तरह वकास का है उनका ज़रा रिलेटेबल कंटेंट की तरफ चला जाता है, मेरा जो होता है वो ज़रा स्टैंड अप कॉमेडी टाइप, उतना अच्छा नहीं होता लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी टाइप नहीं बहुत अच्छा होता है आपका भी, मैंने देखा है कंटेंट अली बहुत अच्छा होता है, वकास का भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के थ्रू हम लोगों को गाइड कर सकें और अवेयर कर सकें कि कैसे आप अपना करियर जो है ना वो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग के अंदर बना सकते हैं अगर कोई बनाना चाहता है तो। और हमें पता चला कि आप दोनों की जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अली मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले वकास आपसे एक मैंने सवाल पूछना, ये बताएं आपकी CV में गैप क्यों है? ये वीडियो भी बहुत वायरल गई थी, इतनी रिलेटेबल थी, मतलब पूरी दुनिया के अंदर ना बहुत रिक्रिएट हुई है एग्जैक्टली गैप वाली। ये एक्चुअली ना मेरे साथ एक्चुअल में हो चुका था, ये CV में गैप वाला सीन। ये आपने खुद किया था या फिर आपने किसी का इंटरव्यू लिया था तो वहाँ पर हुआ था? बहरहाल जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, उनकी एक ये वीडियो थी जिसके अंदर बहुत ही छोटी सी वीडियो और जो मिलियंस में उसके व्यूज गए थे। इसके पीछे की स्टोरी तो बताएं जरा वकास। ये असल में हुआ ऐसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं नया नया इंटरव्यू देना शुरू किया, जॉब हंट पे निकला, तो CV में थोड़ा सा गैप था, लाइक ग्रेजुएशन थोड़ी सी जल्दी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद वो इंटरव्यूज थोड़े चल रहे थे, जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछ लिया ऐसे ही रैंडम सा, और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, मैं प्रिपेयर होके गया हुआ था कि हम आपको क्यों हायर करें, वो वाले सवाल होते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपकी CV में इतना गैप क्यों है? मैंने बोला मैं अभी देख के आया हूँ, सारी लाइनें आपस में एक साथ ही थी, मैं बोला शायद गलती से 2 बार एंटर तब किया होगा। तो उन्होंने फिर निकाला बाहर आपको? उन्होंने मुझे ऐसे नहीं निकाला, उन्होंने गार्ड्स बुलाया, तो मैं बोला इसको बाहर फेंक दिया और वापस लाया ये। अच्छा, वैसे मैं यही पूछने वाली थी, आप लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये जो कंटेंट आप बनाते हैं, अली आप बताएं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कंटेंट आप खुद लिखते हैं, जो वीडियो है वो कौन बनाता है? अपनी ज़रा जर्नी के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, जो मैं अभी तक कर रहा हूँ ना, मैं कंटेंट भी खुद ही लिखता हूँ, वीडियो भी मैं खुद बनाता हूँ, और जो इंस्पिरेशन आती है वो आपको रियल लाइफ सिनेरियो से आती है। आप लोगों को देखते हो, कभी मेरा जो ज़्यादातर कंटेंट है ना, पहले मेरी स्टोरीज़ के ऊपर होता है। मेरी लाइफ बड़ी एम्बैरेसिंग है, कहीं ना कहीं मैं कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ और दुख भी होता है, लेकिन उसकी खुशी भी होती है कि इसके अंदर से मुझे कंटेंट मिल गया। और दूसरा, मैं वो येपर टाइप लोग नहीं होते जो हर चीज़ पर उन्हें मसला दिख रहा होता, तो मैं वैसा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। तो मैं ऐसे ही चीज़ों को देख रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, क्योंकि मेरा प्राइमरीली कंटेंट ये है कि आप बड़ी अच्छी जॉब कर रहे थे, आप हाई पेड जॉब छोड़ के आप इस करियर का आपने इंतखाब क्यों किया, कंटेंट क्रिएशन का? गलती हो गई। मजाक करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अच्छी जॉब कर रहा था उधर जहाँ बैठे हुए इस्लामाबाद में, वहीं पे था आज से 10-1 महीने पहले, और काफ़ी खुश भी था क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा, और इस्लामाबाद वैसे बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ऑब्वियसली करियर वाइज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि मुझे फील हो रहा था कि मैं ये नहीं करना चाहता। और उस टाइम पे मैं 28 साल का हो चुका हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं छोड़ के ट्राई करता हूँ, क्या ही हो जाएगा। अगर नहीं चला तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा जॉब स्टार्ट कर दूँगा, कुछ नहीं होता। तो मैंने घर वालों से बात की, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो कर लो। मैंने स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है कि 20-25 दिन बाद ही वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो बहुत लेकिन बहुत ही डेयरिंग ये मैं स्टोरी ऑनेस्टली, ये करेज अली हर कोई नहीं कर पाता है, स्पेशली जिस एज ब्रैकेट की आप बात करें, उसमें जाकर अपनी एक हाईली पेड जॉब को छोड़ना है, देन इतना बड़ा रिस्क लेना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेजियस बात है। वकास, आपकी भी यही स्टोरी है या फिर आपने स्टार्ट ही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन से किया था और आपने या फिर कोई जॉब छोड़ के आप इस तरफ आए? वकास की अपोजिट स्टोरी। अच्छा, मेरी थोड़ी सी ना अपोजिट स्टोरी है। मैं अभी तक जॉब कर रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 23 की जनवरी में, बट वो जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हो गई थी। लाइक मुझे थोड़ा सा शौक था पहले, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर मैं करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा कोई वायरल हो जाएगा या इस तरीके से।
तो मैंने वैसे ही ऑफिस के अंदर मेरी नाइट जॉब थी और मेरी मैनेजमेंट यूएसए में होती थी। आई वॉज द मोस्ट सीनियर मैनेजर इन माई ऑफिस, तो मुझे कोई वो नहीं था। तो ऑफिस आवर्स के बाद मैं ऑफिस में ही थोड़ी सी ऑफिस रिलेटेड ही वीडियोस बनाता था, क्योंकि एक वो कॉर्पोरेट कल्चर से रिलेट कर पाते हैं सारे ना, जो हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं सारे, जो सारा दिन जो है वो कॉर्पोरेट वाली चीज़ें देख रहे होते हैं। तो मैं पहले ऑफिस रिलेटेड वीडियोस बनाता था ऑफिस में ही बैठ के। तो मुझे सब लोग जो है ना वो ऑफिस वाला कॉमेडियन ही के नाम से जानते थे पहले। तो ऑफिस जॉब फिर मैंने स्विच की, फिर मैंने घर के अंदर रिलेटेबल वीडियोस बनाने स्टार्ट की। फिर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी व्लॉगिंग वाली, जिसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो अगर वो व्लॉग बना रहे होते, क्योंकि आजकल आपको पता है वो पाकिस्तान में व्लॉग्स का बहुत ट्रेंड है, डेली लाइफ व्लॉगिंग का। तो मैंने उसके अंदर एक ऐसी ही सीरीज स्टार्ट की थी कि अगर हमारे फादर्स व्लॉग बना लेते या हमारी मदर्स व्लॉग बनाती तो वो व्लॉग दिखता किस तरीके का। और उसमें एंड में हर कैरेक्टर ना वो फूल वाले आपकी वो वीडियोस देख के ना मुझे वाकई में अब्बू याद आ भी गए थे। अब्बू जब भी जाते हैं जिस भी कमरे से गुजर रहे होते हैं वहाँ की लाइट्स और पंखे जो है ना वो बंद कर रहे होते हैं। अम्मी का रोल भी बड़ा अच्छा, अम्मी का रोल दुपट्टा लेके ना वो जो अम्मी का यूनिवर्सल ट्रेड है अब्बू, यूनिवर्सल अब्बुओं की ट्रेड है बिल्कुल ऐसे। ये बताइए कि जब इतना आसान तो है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन बीच में वो दिल भी छोड़ देते हैं जब उनकी वीडियोस नहीं चल रही होती हैं। तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेना कि आप एक जॉब कर रहे हैं, इज इट अ वाइज डिसीजन, या फिर साथ साथ लेकर चलना चाहिए एंड देन जब आपको फील हो कि हाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आप का कंटेंट जो है उसको पसंद किया जा रहा है, तब जाकर आप जॉब को खैराबाद कह सकते हैं? अच्छा, ये वैसे पर्सन टू पर्सन और हर बंदे की सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है। मेरा सिचुएशन ये थी, मैंने अभी तक क्योंकि जॉब इस वजह से भी नहीं छोड़ी, मैंने जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था मुझे एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल भी गेज नहीं हुआ था। मुझे नहीं आइडिया था कि मैं लाइक इसको मॉनेटरी टर्म्स में कितना इससे बेनिफिट हासिल कर सकता हूँ। पहली चीज़ ये थी, और दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पार्ट भी था, वो सोल ब्रेड अर्नर वाला सीन है मेरा थोड़ा सा। तो उसके साथ में लेके चला, मुझसे जब तक मैनेज हो पा रहा था इजीली, तो मुझसे इजीली हो रहा था, तो मैंने बोला कि चलो दोनों स्ट्रीम्स को लेके चलते हैं। अगर मुझे थोड़े टाइम में ऐसा जाके फील होता है कि मुझसे कोई चीज़ एक नहीं मैनेज हो पा रही, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर माई कंटेंट रादर देन माई जॉब। अच्छा अली, अगर जो लोग आपको देख रहे हैं, आप दोनों हो चुका है ना, आप दोनों से मैं ये सवाल करूंगी। अली, आपसे शुरू करती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं, वो किस तरह से एक तो इस तरफ आएंगे, कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि रिलेटेबल अगर कंटेंट नहीं होगा तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है लेकिन सबको उतनी पजीराई नहीं मिलती। आप बताइए कि किस टॉपिक में ज़्यादा डेप्थ है या किस तरफ लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए? अच्छा, पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि लोग किस तरह आएँ, तो वो आपकी बात ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से मेरी तरह बेवकूफ़ों की तरह जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं अपनी जॉब के साथ, वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं अपनी स्टडी के साथ, और वो करते करते उन्हें पता चल जाता है कि इसमें पोटेंशियल है, मुझे शायद किसी और चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ पेइंग माई बिल्स। तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्योंकि मैं थोड़ा सा उतना मैं समझता हूँ कि इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकूँ, तो मुझे ना फोकस करना पड़ता है एक चीज़ पे, तो इसीलिए फिर मैं इस तरह के स्टेप्स ले लेता हूँ। लेकिन कई लोग को मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप कुछ और भी कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पीपल जो कोई और काम कर रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने कंटेंट क्रिएशन एक कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सारी ज़िंदगी के काम छोड़ के करना है। अगर आप डॉक्टर है तो आपका कंटेंट अगर आप डॉक्टर है तो आपका कंटेंट मेडिसिन के ऊपर हो सकता है। आई हैव सीन साइकेट्रिस्ट जिनका बिजनेस डबल से ट्रिपल हो गया सिर्फ इस वजह से बिकॉज दे वर विजिबल ऑन सोशल मीडिया और उनको क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका कंटेंट आपके बिजनेस या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड भी है तो वो बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं। आपको वर्ड ऑफ माउथ से कितने लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हो। जो लोग यही काम आके सोशल मीडिया पे करते हैं, उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहे होते हैं, वो जब लोगों के पास जाती है, और आई थिंक पीपल अंडर एस्टिमेट के ये इसमें कितना पोटेंशियल है। मैंने देखा बिल्कुल कम इसी तरफ आ जाते हैं। yes, क्या सीन है? वैसे तो हम देखते रहते हैं बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े वो जो पैसे लुटा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, कि वाकई में ऐसा है या फिर वो सिर्फ दिखाने के लिए ही है? नहीं, मैं आपको सच बिल्कुल बता रहा हूँ कि जो यूट्यूबर
आप जो 2-3 देख रहे हैं ना वो डेफिनेटली उतना कमाते होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। वो इस वजह से अनरियलिस्टिक है कि 10,000 लोग YouTube कर रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि 10,000 लोग YouTube कर रहे होंगे, 20,000 कर रहे होंगे, उसमें से 2 या 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट में भी मुश्किलात भी ज़ाहिर है लोगों को एग्जैक्टली आप ठीक है। वकास आप बताइए कंटेंट को डिफरेंट बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिमिलर कंटेंट बनाते रहेंगे तो फिर वो टारगेट ऑडियंस आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो अपने कंटेंट को डिफरेंट बनाना कितना जरूरी है, खासतौर पर जो आपको नए लोग देख रहे हैं, जो बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि इस वक्त जो है ना ये कंटेंट इंडस्ट्री जो है ना ये सैचुरेटेड है। अगर आप बहुत ही ऐसा कंटेंट बनाते हो जो ऑलरेडी लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर फिर ना आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और जब तक आप एक ऐसी कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते जो लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, तो लोगों को आप अपना नाम, अपनी पहचान याद नहीं करवा पाते। अगर तो आपने थोड़ा सा मार्केट को लीड करना है और कंटेंट इंडस्ट्री में आके जो है वो अपनी एक अलग पहचान बनानी है ना, तो आपको अपने कंटेंट में थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन लेकर आनी पड़ेगी। अगर बहुत सारे मैं कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहा होता हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, जो ऑनगोइंग ट्रेंड होता है ना, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी ट्रेंड को ही पकड़ कर ना बार बार अपनी वीडियोस को वायरल करते रहें। वो आपकी वीडियोस वायरल तो होती रहेगी, हो सकता है उस पर व्यूज आते रहें, बट नोबडी विल रिमेंबर योर नेम, नोबडी विल रिमेंबर कि आप क्या करते हो। उनको बस ये होता है कि एक ट्रेंड चल रहा था तो उसके अंदर एक बंदे को मैंने और देख लिया, वो भी वैसे ही मिमिक्री कर रहा था, और उनको याद भी नहीं रहेगा, और फॉलो शायद वो कर भी लें, सबसे पहले काम करना है अपनी इनफरादियत के ऊपर। ठीक है, अपनी इनफरादियत के ऊपर काम करना है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, राइट जी विकास, 30 इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ये बिल्कुल विकास की बात से एग्री करूँगा कि जो लोग जिनका नाम बनता है ना, या जो रिकग्नाइज होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि आप दोनों ने कंटेंट देखा और आप आपस में आप लोग डिस्कस करें, यार उस बंदे का कंटेंट देखा, वो आप बहुत वायरल कंटेंट हो नहीं सकता कि आप बहुत वायरल कंटेंट डिस्कस कर रहे हो। आप यूजुअली डिफरेंट कंटेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वायरल कंटेंट बहुत लोग बना रहे होते हैं, डिफरेंट कम लोग बना रहे होते हैं, डिफरेंट कम बना रहे होते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इतना रिलेटेबल कंटेंट हो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पेजेस के ऊपर जाके ना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उसको शेयर कर रहे होते हैं, एंड देन वर्ड्स ऑफ माउथ बन जाते हैं, एंड देन यू गेट रिमेंबर्ड। थैंक यू सो मच वकास एंड अली हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हैं, एंड आई होप इसी तरह से आगे भी बनाते रहें। आई होप जो देखने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना करियर इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के अंदर बनाएं, उनको पता चला होगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. जी, मनी मैटर्स, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार रही है और अभी भी मुश्किलात मौजूद हैं। कारोबारी सरगर्मियों की बात करें तो उसके अंदर हमें सुस्त रवी नज़र आई, सनती पैदावार में काफ़ी कमी थी, और महंगाई जैसे अवामिल जो है उसने अवामी और इक़्तिसादी एतमाद को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। लेकिन अब कुछ हम कह सकते हैं कुछ हद तक मुस्बत अशारिये जो है ना वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। एक तो हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में कह रही हैं कि चलें ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन पॉजिटिव जो है ना इनकी ग्रोथ है, या फिर इनकी जो समत है ना वो सही जा रही है। माली साल 2024-25 की आखिरी सहमाही जो कि जून के अख्ताम पर मुकम्मल हो रही है, उसमें बिजली के इस्तेमाल में वाज़े इजाफा रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, सिर्फ ज़्यादा बिजली इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करूँगी, बिल ज़्यादा आते हैं, क्यों हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। अच्छा जी, गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% जो है वो इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन इस रुझान को मौशी सरगर्मियों की बहाली का इब्तदाई इशारा करार दे रहे हैं। पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल उमूमन इस बात की निशानदेही करता है कि कारखाने और इंडस्ट्रीज जो हैं वो शायद अब दोबारा मुतहरिक हो रही हैं, तजारती सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, छोटे कारोबार और दफातर में इजाफा हो रहा है, और आम घरेलू सार्फिन की बात करें तो वहाँ पर भी बिजली का इस्तेमाल हो रही है। कौन लोग हैं ये जो ज़्यादा, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इतने डेयरिंग लोग हैं जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी ज़्यादा महंगी बिजली होने के बावजूद। बहरहाल जी, अब ये किस तरह से बेहतरी का इंडिकेटर है, ये ज़रा समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, और क्या वाकई में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है, और इसको हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी है। हमारे साथ मौजूद है फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत हैं, आप हर रोज़ इनको देखते हैं हमारे शो के अंदर, हमारे शो का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। फरहान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया।
फर्स्ट क्लास। कौन लोग हैं जो ये ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो ये बताएं। ये आदाद शुमार जो हैं 20% तकरीबन ये मई के महीने के हैं। तो एक तो हमें अभी देखना है कि ये अदद या ये इम्प्रूवमेंट, ये बेहतरी कितना चलती है। ये कोई वन ऑफ तो नहीं है, इम्कान तो ये है कि शायद ये आगे भी। कितने रियलिस्टिक हैं जी? वो तो सरकारी तौर पे दिए गए हैं और बहरहाल हमें देखना है कि इसका नतीजा क्या है। एक तो इस वक्त क्या सराही ये हो रही है कि सनती पैदावार में पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। अब ये कितने अरसे तक होगा, ये शुक्र है खलीज फारिस की जो जंग थी वो रुक गई कुछ ही दिनों के बाद, वरना उसमें भी बड़ी परेशानी थी कि तेल की कीमतें कहाँ से कहाँ जाएंगी और उससे बिजली के ऊपर क्या असरात होंगे। तो ये अभी बहरहाल अर्ली साइंस हैं, लेकिन रिलायबल इंडिकेटर है ये मेजर करने का कि पाकिस्तान की जो हमारी मईशत है या सनती पैदावार है उसके अंदर तेज़ी आ रही है। रिलायबल इंडिकेटर समझ सकते हैं हम इसको बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो इंडिकेटर बजाते खुद ये बताता है कि कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है, और मुझे ये लगता है कि ये हाउस होल्ड कंजम्पशन में इतना इजाफा शायद ना हो रहा हो जितना कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हालिया बरसों में जैसे जैसे बिजली की कीमतें बढ़ी हैं तो आम सार्फिन ने अपने घर में तो कम किया है, जी कम किया, इस्तेमाल कम किया है, एहतियात बरतना शुरू किया मज़ीद। मसलन एक ज़माने में 60 या 100 वाट से कम बल्ब ही नहीं हुआ करते थे, कई साल पहले की बात है। और लेकिन अब वो लोग 10 वाट 5 वाट इस किस्म के एनर्जी सेवर। इकराम साहब, इस शोबे में बहुत सारी इस्लाहात की भी ज़रूरत है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, जायज़ा इजलास, उसमें भी इस्लाहात के हवाले से बात की गई है। कौन सी जो बेसिक इस्लाहात हैं जो फ़ौरन होनी ज़रूरी हैं ताकि मज़ीद ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके? एक तो इजलास में साल से उनका सुन रहा हूँ, उनकी तशहीर भी बहुत होती है लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला है बिजली के निज़ाम में वो ये है कि ट्रांसमिशन में जो लॉसेस होती हैं, मतलब तखमीना मुल्क के वसी वरीज़ निज़ाम का ये है कि 30% तक पावर लॉसेस हैं जनरेशन से, जब बिजली सिस्टम में एंटर करती है और जब कंज्यूमर्स को पहुंचती है उसके दरमियान 30% बिजली, 25 से 30% बिजली गायब हो जाती है। गायब किधर होती है? वो इनएफिशिएंसी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा चोरी भी है, करप्शन और जी करप्शन है। और वही बात है, हम कितने शोबों पे ये बात कर चुके हैं कि कभी आपने सुना कि बिजली की चोरी पे किसी को बड़ी सख्त सजा पाकिस्तान में मिली हो? नहीं जी, सख्त सजा जब प्रपोज भी होती है टैक्स चोरों के लिए, आपको पता है प्रपोज हुई कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो वो वापस लेनी पड़ी, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मुसाबिकती मार्केट में भी जा सकते हैं इस शोबे को लेकर, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बातों की हद तक ही है। अगर चले जाते हैं, प्राइवेटाइज इसको कर दिया जाता है, आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस शोबे के लिए भी और आम आवाम के लिए भी? जो लोग बिजली के निज़ाम को देख रहे हैं वो कहते हैं कि कराची इलेक्ट्रिसिटी कई प्राइवेटाइज हुआ तो उसके बाद मसाइल तो हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। कंपेटिटर तो नहीं था ना, वो एक वाहिद सोल प्रोपराइटर बनकर वहाँ पर बैठ गया, तो उन्होंने तो वही करना है जो उनका मर्जी होगी, कोई कंपटीशन नहीं है। ये मसले का हल है प्राइवेटाइज करना? प्राइवेटाइज करना इस हद तक तो हल है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी को लेके आते हैं तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई ना कोई फोकस करेंगे। कम से कम ये इतने बड़े पैमाने पे जो चोरी, कराची में तो खुल्लम खुल्ला कुंडे होते थे एक ज़माने में, वो अब कुंडे बड़ी हद तक लोग कहते हैं कि जी कम हो गए हैं, ख़त्म नहीं हुए लेकिन कम हो गए हैं। तो इसी तरह अगर कोई और प्राइवेट कंपनी आती है तो फिर आके वो अपना नफ़ा नुकसान देखेगी ना। अच्छा, एक हुकूमत स्टेप भी ले रही है, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जो है वो चल रही है, ये कंप्लीट हो जाती है, ये कितना चेंज कर सकता है इस शोबे को? जो करप्शन की हम पहले बात कर रहे थे वो किस हद तक रुक सकती है? कुंडा सिस्टम किस हद तक कंट्रोल हो सकता है? देखिए, स्मार्ट मीटर्स का ये है कि बड़ी हद तक करप्शन इस तरह कम हो सकती है क्योंकि वो स्मार्ट मीटर्स जो हैं उनका ताल्लुक एक सेंट्रल निज़ाम से है जहाँ पे रियल टाइम में इंफॉर्मेशन कंजम्पशन पे जाती है। तो वहाँ पे ये नहीं होता कि कोई फिज़िकली आके हर महीने के आखिर में मीटर की रीडिंग ले और उस तरह चले। तो इसलिए ये एक हल है, लेकिन ये पूरा हल नहीं है। आपको इसके अलावा भी काम करने, 2-3 शोबे बहुत अहम हैं चूँकि वक्त मुख्तसर है। एक तो ये कि आपने सुना होगा सर्कुलर डेट का जी, एक बहुत बड़ी रकम है, उसका कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ निज़ाम में जो लॉसेस होती हैं
उनका भी आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए बैंक से कर्जे लेने की बात हो तो रही थी, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बैंक से कर्जा लेगी सर्कुलर डेट के लिए स्पेशली, उसके ऊपर कोई अपडेट आई, कोई डेवलपमेंट? उसके ऊपर भी बहरहाल गुफ्त शनीद तो अपनी जगह पे और बहस भी हुई है काफ़ी कि क्या इस्लामी बैंक से इस्लामी तर्ज का कोई कर्जा लेकर और उसे एक तरह से स्वैप कर दिया जाए ताकि उसमें कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स कुछ कम हों। अभी मतलब सूरत हाल सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक ही महदूद रह जाती है हमारे मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल में उससे थोड़ी सी बेहतर इसलिए हो गई है क्योंकि हुकूमत में भी लोगों को अब अंदाजा हो रहा है कि इतना बड़ा बोझ है कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आई होप इसके ऊपर काम किया जाए। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।